हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे आरबीएल बैंक। तो सबसे पहले आरबीएल बैंक की क्यों, तो इसमें क्योंकि अपसाइड बचा हुआ है। अपसाइड हम लोग चार्ट में देख रहे हैं और ऐसे ही कोई रिकमेंडेशन नहीं है मेरे तरफ से बाई या सेल करने का। हम इसको निष्पक्ष होके अ, जांचेंगे इस कंपनी को और इसका बैलेंस शीट समझने का प्रयास करेंगे और देखना चाहेंगे कि ये स्टॉक यहाँ से ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आरबीएल बैंक मार्केट कैपिटलाइजेशन है 16,300 करोड़ की और आसपास बुक वैल्यू और करंट मार्केट प्राइस दोनों आसपास सेम ही है। देन हम लोग आते हैं स्टॉक के पी पे जो 15 का है, ठीक ठाक पी माना जाता है इसको, न ज़्यादा एक्सपेंसिव न ज़्यादा सस्ता, बैंकिंग सेक्टर के हिसाब से ठीक ठाक इसका पी है। और अगर हम लोग चेक करें तो एच डी एफ सी बैंक 18 के पी पे आता है, कोटक 21 और ऐसे ही 17। इसका मतलब ठीक ठाक पी है, सच कोई एक्सपेंसिव नहीं है। अदर बैंक जो लार्ज कैप है वो भी इसी प्राइस पे, इसी पी के प्राइस पे मिल रहा है हम लोग को। तो इसमें हम लोग प्लेज परसेंटेज कंपनी में कुछ नहीं है, प्रमोटर होल्डिंग 0% है क्योंकि ये एफआईआई इंस्टीट्यूशन ड्रिवन कंपनी है। शुरू से ही अगर हम लोग देखते हैं तो इंस्टीट्यूशन ड्रिवन कंपनी है ये बैंकिंग के। और टोटल बैलेंस शीट इसमें 1,15,000 करोड़ के आसपास में, 1,16,000 भी बोल सकते हैं हम लोग इसको। डेप्ट टू इक्विटी 7.23% का है। अगर हम लोग आते हैं इधर स्क्रॉल करके क्वार्टरली रिजल्ट पे, तो हम लोग देख सकते हैं कंटिन्यूअस कंपनी में ग्रोथ है। सितंबर 2023 ये रहा 3,008 करोड़ का सेल था और हम लोग ये इसको कंपेयर करते हैं तो हाईएस्ट एवर है। पिछले ईयर के भी मुकाबले 22,886 करोड़ के आसपास इसका रेवेन्यू आया है। और अगर हम लोग नेट प्रॉफिट देखें तो 202 करोड़ उस टाइम था पिछले ईयर, और अभी 294 करोड़। तो और हम देखें इसमें नेट एनपीए तो 1.26% का है, जो शायद घट के मोर देन 40% के आसपास एनपीए भी इसका घटा है और ग्रॉस एनपीए भी डिक्रीज हुआ है। तो अभी हम लोग ऐसे चेक करें तो एचडीएफसी में या इस एक बंधन बैंक में जो इसी की एक राइवल कंपनी है, एक सेकेंड एक्सेस पे हम लोग जाते हैं और क्वार्टरली रिजल्ट पे जाते हैं और इधर देखते हैं और यहाँ हम लोग बंधन बैंक लिखते हैं क्योंकि ये बहुत बड़ी कंपनी। बंधन बैंक पे आते हैं और ये भी 15 के ही पी पे है और बंधन के मुकाबले अभी नेट एनपीए इसका इंक्रीज हुआ है 2 क्वार्टर से। तो इसमें एक प्लस पॉइंट है आरबीएल बैंक में कि इसका जो नेट एनपीए है वो डिक्रीज हुआ है। और सभी आप अपने हिसाब से सर्च करिएगा पंजाब नेशनल बैंक। तो हम लोग देखते हैं इसका क्या हाल है। इसमें एनपीए डिक्रीज हुआ है, ठीक है। चलो डीएसपी बैंक में भी देखते हैं, डीसीबी बैंक का क्या हाल है। तो इसमें भी हम लोग देखेंगे नेट क्वार्टर इसका नेट एनपीए इंक्रीज हो रहा है। तो जो मीडियम साइज की बैंक है अब प्राइवेट में, या आप मीडियम साइज या स्मॉल साइज की जो बैंक है उसमें नेट एनपीए इंक्रीज हुआ है, तो ऐसा कोई टेंशन वाली बात नहीं है। छोटा मोटा इंक्रीजमेंट है, चलता रहता है, मार्केट में बिजनेस है। तो सेल्स है इसका नेट एनपीए भी इसका सबसे कम है अभी 0.78%। और अगर हम एक्सिस का बात करें, एक्सिस बैंक, तो उसका जो नेट एनपीए है वो आपका 0.36 है, 0.36। और इसका जो एक्सिस बैंक का जो नेट एनपीए था वो 0.78, जो अभी यहाँ पर दिख रहा है हम लोग को नेट एनपीए, वो कब था, वो आपका 0.78% पिछले ईयर था 2022 में मार्च क्वार्टर में। नोटिस करिएगा इसको। अगर हम लोग एचडीएफसी का देखते हैं, एचडीएफसी बैंक, तो इसका नेट एनपीए 0.35 है। इसका कभी कम हुआ ही नहीं क्योंकि ये बड़ी कंपनी है, कुछ तो बात होगी ना इसमें। तो हम लोग एक्सिस से कंपेयर कर लेते हैं, आईसीआईसीआई भी देख लेते हैं एक सेकंड के लिए।
तो इसमें 4.3 है और 7% एक साल पहले था, 0.7 0.66%। सेम कहानी वहां से इसका डिक्रीज हुआ है। तो आरबीएल बैंक का भी हम लोग लेके चल सकते हैं जिस हिसाब से इसका प्रॉफिट आ रही कंपनी में हाईएस्ट एवर, सारा चीज़ प्रॉफिट भी इसका हाईएस्ट एवर है। देन हम लोग आते हैं यहाँ पर, तो जो रेवेन्यू 2012 में 465 करोड़ का था वो भी 10,700 करोड़ के आसपास में आ चुका है। प्रॉफिट हाईएस्ट एवर है, ठीक ठाक प्रॉफिट है इसमें, अच्छा खासा 10,000 करोड़ के सेल में 1,000 करोड़ का प्रॉफिट, ठीक है। ईपीएस भी इसका इंक्रीज हुआ है। देन ईपीएस पे हम लोग देखते हैं नजर, 9 से इंक्रीज होके 2020 में 9-10 था और अभी 17 है। तो 3 साल में 70% के आसपास में ईपीएस इंक्रीज हुआ है, जो एक अच्छी बात मानी जाती है। सारा बात को नोटिस करिएगा, बाद में हम पूरा समअप करेंगे इसको। बोरोइंग, ये जो आपका बैंकिंग सेक्टर है उसमें जो डेप्ट है या बोरोइंग है उतना नहीं देखा जाता है, और रिजर्व भी इस कंपनी अपना इंक्रीज की है मोर देन 12% से लास्ट 10 ईयर में। देन हम लोग को वही प्रमोटर होल्डिंग में ज़्यादा कुछ नहीं देखना है, हम लोग को इंक्रीजमेंट हुआ है, पब्लिक के पास 50% है अभी हिस्सेदारी, जो 55% था मार्च 2023 क्वार्टर में। तो अगर हम लोग इसको ब्रेक करते हैं तो अभी सेल हुआ है CDC ग्रुप के द्वारा 5%, बट ब्रिटिश इंटरनेशनल और महिंद्रा एंड महिंद्रा, नोटिस करिएगा महिंद्रा एंड महिंद्रा, ये हिस्सेदारी इस बार परचेज किया 3.52%, और इसमें जीरोधा भी है, इस कंपनी में जीरोधा भी है, ठीक है, प्लस पॉइंट है ये सब कम। तो इसे हम लोग एक निष्कर्ष निकाल सकते हैं महिंद्रा और जीरोधा और एफआईआई का होल्डिंग और डीआई का होल्डिंग चेक करके कि कंपनी स्ट्रॉन्ग हैंड में है। तो अब हम लोग इसके टेक्निकल पे आते हैं। टेक्निकल पे एक अच्छा खासा पैटर्न बन रहा है जिसको हम लोग कपिट हैंडल पैटर्न कहते हैं। ये रहा कपिट हैंडल पैटर्न जो ब्रेकआउट के आसपास में है। अगर हम इसको ड्रॉ करें तो ये एक पूरा कप है, ये छोटा सा हैंडल, एक ये हैंडल, इसको कपिट हैंडल बोलते हैं। तो इसका टेक्निकल टारगेट क्या होता है? देखिए कंपनी में अपसाइड बन रहा है, लेकिन मेरे तरफ से कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है क्योंकि मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ। तो इस पे इसका टेक्निकल टारगेट जो आता है वो 73% अप होता है अभी के प्राइस से। ब्रेकआउट कंफर्म नहीं हुआ है वीकली चार्ट पे, डेली चार्ट पे कंफर्म है, बट इस तरीका का जो कंपनी होता है इस टाइप की जिसका नेट प्रॉफिट फंडामेंटल काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो, और जो ऐसे ऐसे बैंक और कोटक, ऐसे ऐसे बैंक और एक्सिस बैंक को compete कर रही हो नेट एनपीए के तौर पर, और काफ़ी अच्छा ग्रोथ हो, सारा चीज़ 10 टाइम्स के हिसाब से 10 ईयर में 10 ईयर में हो, तो ये कंपनी ऊपर जाएगी। और हम लोग देखते एक सेकेंड प्राइस जो है वो कितना परसेंट डाउन है। 2019 जून से जो प्राइस है वो अभी 62% डाउन है, और जो ये लो बनाया था वो 88% के आसपास में बना था, जो काफ़ी डाउन गई थी। क्या रीजन? मार्केट है, चलता है इसी तरह, कोई भी स्टॉक कभी भी नीचे जा सकता है, कभी भी ऊपर जा सकता है। फंडामेंटल और टेक्निकल हम लोग को चेक करना चाहिए एंट्री लेने से पहले। तो उस टाइम पे कंपनी का जो स्थिति है हम लोग देख सकते हैं 2019 में क्या था, एक सेकेंड के लिए। ठीक तो है, कंपनी नेट एनपीएस का इंक्रीज था, इससे पहले का डाटा नहीं मिलता। तो बिकॉज ऑफ सम रीजन नीचे कंपनी आई होगी, अभी तो इसका फंडामेंटल ठीक लग रहा है। तो एक बार हम लोग ड्राइंग हटाते हैं ये सब। अभी 62% के आसपास में कंपनी डाउन चल रही है, तो अभी इस पे अपसाइड है, 73% टेक्निकल टारगेट है, टारगेट आ रहा है अपसाइड में, जो प्राइस के हिसाब से 434 आता है। तो हम लोग करेंट मार्केट प्राइस से इसका अगर हम लोग देखें तो 62% के आसपास में गेन आता है। देन 62% गेन, और एक डाउ थ्योरी भी इस पे चल रही है कंपनी में। डाउ थ्योरी के हिसाब से प्राइस का मूवमेंट कर रहा है। डाउ थ्योरी क्या है? प्राइस गिरा, फिर लोअर हाई, फिर लोअर लो, फिर लोअर हाई, फिर लोअर लो, देन उठा, फिर हायर लो, देन ये पिछला जो ब्रेक है यहाँ से हाई, इसको ब्रेक करके यहाँ गया, देन एक लो बना के फिर इसको ब्रेक कर रहा है।
तो ये डाउ थ्योरी के हिसाब से भी चल रहा है, तो हम लोग इसमें टेक्निकल एसएल मान सकते हैं 202 को। ऐसे इक्विटी में ऐसे लेके चलना नहीं चाहिए मेरे हिसाब से, कि इक्विटी मार्केट में ऐसे लेके नहीं चलना चाहिए। लेट सपोज हम यहाँ बाय करते हैं इस कंपनी पे, इस कैंडल पे, देन मेरा टारगेट रहता है यहाँ का, लेट सपोज हम लोग बात कर रहे हैं सच, यहाँ बाय करते हैं और टारगेट रहता है, सॉरी यहाँ बाय करते हैं और एसएल रहता है यहाँ का, तो फिर क्या होता है, एसएल हिट होता है 22% और कंपनी 50% नीचे जाती। देन अभी कंपनी क्या है, 72% ऊपर है। कितने साल में, 2 साल के अंतर में देख सकते हैं, 700 डेज है अप्रोक्सली। तो 73% मतलब आपका 35% के आसपास में, 36% के आसपास में ईयरली रिटर्न बन रहा है। कंपनी भी अच्छी है और अभी अपसाइड हो रहा है। हम लोग यहाँ पे एवरेज भी कर सकते थे अगर 50% डाउन है तो। जैसे कि मैं 2 साल पहले भी बोलता था कि एक स्टॉक में आप मोर देन 5% पैसा मत इन्वेस्ट करिए, मेरे ख्याल से 2% या 3% अपना कैपिटल यूज करिए। अगर वो फर्दर डाउन जाता है तो हम लोग फर्दर 5% पे एक्सटेंड कर लेंगे उसमें। तो यहाँ से अब तक 62% है, बट हमको लगता है ये कंपनी यहाँ तक नहीं रुकेगी, क्योंकि इसका हाईएस्ट एवर जो जिस प्राइस में 2019 में, हम ईपीएस का बात बोले थे आपको, ईपीएस चेक करिएगा। अब 2019 में प्राइस था 664, 700 के आसपास, लेट सपोज मान लेते हैं 650, ठीक है। अगर हम 2019 में जाते हैं तो 20 था इसका ईपीएस, और अब भी 17 है, मतलब कंपनी रिकवर कर रहा है। 2018 में कितना था, 15 था, 2018 में 15, तो 2018 में जो प्राइस था वो 500 था। यहाँ से हम लोग को रीजन भी पता चल गया, कंपनी के नीचे आने से ईपीएस पे फर्क पड़ रहा है। कहाँ गया ये 2000, ये रहा 2019 में 20 का था, और उसके बाद कंपनी का अर्निंग घटाओ तो कंपनी का स्टॉक प्राइस नीचे आ गया। तो ऐसा को टेक्निकल में बोलते हैं कि टेक्निकल जब नीचे बोलेगा तभी स्टॉक नीचे जाएगा, ऐसा नहीं होता है। फंडामेंटल फर्स्ट वर्क करता है। फंडामेंटल में दिख रहा है कि कंपनी का जो ईपीएस ग्रोथ है वो कम हो गया, 50% से कम हो गया, तो प्राइस भी आपका गिरेगा। ये एक जनरल अंडरस्टैंडिंग होती है। तो अब इसका जो इसमें रिकवरी आ रही है तो इसका जो स्टॉक प्राइस है वो भी ऊपर जाएगा, और अगर 20 के आसपास जाता है, अभी है ही 20 के आसपास, ऐसे कोई इसमें है नहीं, 17 और 20 अप्रोक्स वही आपका 20 के आसपास मान सकते हैं। 3 रुपए का अंतर है। जिस हिसाब से कंपनी अभी नेट प्रॉफिट ग्रो कर रही है, तो नेक्स्ट 1-2 कंफर्म कर देते कब तक, 4 रुपए का ईपीएस दिखा रहा है इसमें, 5 रुपीज, 4 to 5 रुपीज के बीच में। तो अगर हम इसमें 5 रुपीज एक क्वार्टर और देख लेते हैं, मार्च वाला, सॉरी दिसंबर क्वार्टर, अगर हम रिजल्ट आता है और इसमें 4 रुपीज का ईपीएस और ज्वाइन हो जाता है, जो लास्ट 3 क्वार्टर से 4.5 से ऊपर आ रहा है, तो अगर हम 4 रुपीज भी मान लेते हैं तो यहाँ पे आपका जो ईपीएस होगा वो 20-21 हो जाएगा। अगर हम 5 मान लेते हैं तो 22 के आसपास में, 22-23 के आसपास में हम लोग का बैठ रहा है, क्योंकि यहाँ पे 70.70 है। तो हम लोग 5 रुपया मान लेते हैं तो आपका 22-23 के हिसाब से अप्रोक्स आपका बैठ रहा है ईपीएस। 22-23 मतलब अभी तक कंपनी अपने पूरे टेन्योर में इतना ईपीएस, अर्निंग पर शेयर, कभी भी जनरेट नहीं की है। तो जब कभी भी जनरेट नहीं कर रही है तो हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस कंपनी को कि ये जो प्रीवियस लाइफ टाइम हाई था वहां तक ये प्राइस जाए। तो वहां तक ये प्राइस जाए तो इसका जो प्राइस था, एक बेस मान लेते हैं 684। तो यहाँ से करेंट मार्केट प्राइस है 684, आपका 153-55% के आसपास में आता है। तो 155%, अब मैं बोल नहीं रहा हूँ कि ये आपका आने वाले 1 महीना या 2 महीना या 3 महीना में 155% का गेन आपको दे देगा, बिकॉज इस कंपनी को देखे, हम इसके, आप इसको समझ लीजिए। अब हम एक बार ड्राइंग हटाते हैं, इस कंपनी को देखे तो ये लो बनाया, और लो बनाने के बाद 200% अप है ये, 226%, कितना दिन में, 533 डेज में, मतलब कि 1.5 साल के आसपास में। तो हम लोग 1.5 साल का व्यू लेते हैं कि 1.5 साल में ये फिर और ऊपर जाएगा। देन ऊपर जाएगी तो ये कंपनी 686 का जो लेवल है या 685 का लेवल है उसको टच कर जाएगा 1.5 साल में, आने वाले 1.5 साल, मतलब ये 23 है तो 24 मिड 25 तक, 1.5 साल में। तो 1.5 साल में अगर हम ये स्टॉक को लेके बैठते हैं 1.5 साल के लिए,
तो इसका जो गेन है वो 155% आएगा, जैसे हम लोग बात कर चुके हैं। 155% 3 ईयर में, मतलब 55% के आसपास में आपका पर ईयर के हिसाब से प्रॉफिट बना, जो एक अच्छा खासा प्रॉफिट माना जाता है। 55, आई थिंक, नहीं नहीं नहीं, 55 नहीं, 50 के आसपास। 5% टैक्स रख दे दीजिए, 10% काम खत्म। तो 50%, मोर देन 50% आपका पर ईयर के हिसाब से प्रॉफिट बन रहा है। वेट 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 वेट, नहीं, गलत बोल दिया। 150% गेन है आपका नेक्स्ट 1.5 ईयर में, तो आपका ठीक ठाक गेन है। मोर देन 100% गेन आपका बन रहा है। हाँ, मोर देन 100% गेन आपका बन रहा है, क्योंकि हमको नेक्स्ट ईयर में 6 मंथ ही रखना है और 50% गेन आ रहा है, मतलब साल का हम डबल स्टॉक प्राइस मान के चल रहा है। तो अगर 1.5 साल मानते हो तो इसका मतलब क्या होगा, नोटिस करिएगा इस बात पे। 1.5 साल मान रहे हैं ना, तो हम एक साल में 4 क्वार्टर और 6 महीना में 2 क्वार्टर, मतलब हाँ, तो 6 क्वार्टर पूरा हम लोग को होगा। एक साल में 4 क्वार्टर और 6 महीना में 2 क्वार्टर, तो टोटल 1.5 साल में क्वार्टर कितना हुआ, 6 क्वार्टर। अगर हम लोग 6 क्वार्टर का बात करें तो 6 क्वार्टर में इसका जो प्रॉफिट है वो भी इंक्रीज होगा। ये बात नोटिस करिएगा। 6 क्वार्टर में हम लोग एज्यूम ये कर रहे हैं कि ये अभी से ग्रो ही नहीं करेगी ये कंपनी, देन इसका इतना ही ईपीएस आएगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है, कंपनी ग्रोइंग फेज में है, तो ये ग्रो करेगी जिस हिसाब से ये ग्रो कर रहा है 10, तो उस हिसाब से हम लोग देखें तो ये कंपनी और सस्ती हो जाएगी। जैसे कि हम लोग देखते हैं एक सेकेंड के लिए। अभी तो 2023 का जो प्रॉफिट था, 2023 का मार्च का जो प्रॉफिट है वो 883 करोड़ है। अभी जो है वो आपका 1062 करोड़ है, तो मान के चलिए यही हो जाता है 1062 करोड़। अगर हम लोग माइनस में 883 कर देते हैं और देन 883 से डिवाइड कर देते हैं, तो 20% के आसपास में इसमें एक साल में अपसाइड देखा जा रहा है। ईपीएस का भी मान सकते हैं हम लोग, और नेट प्रॉफिट में भी, तो ईपीएस का भी उतना ही होगा। हाँ, उतना ही आ रहा है, तो हम लोग अच्छा खासा गेन इसको मान सकते हैं। और यहाँ से 20% के आसपास में सेल करेगा, तो हम लोग 1.5 साल के बाद में अगर इसका वैल्यूएशन देखें तो 30% के आसपास में कंपनी अपना नेट प्रॉफिट को इंक्रीज कर लेगी। देन यहाँ से जो हम लोग 868 को, वो 886 का जो टारगेट है वो और सस्ता हो जाएगा, जो फर्दर पी है वो भी सस्ता हो जाएगा इस कंपनी का। तो आज के लिए इतना ही होगा। आप अपने हिसाब से एनालिसिस करिएगा कंपनी में क्या है नहीं है। मेरे हिसाब से शॉर्ट टर्म गेन के लिए बात करें तो वही कपिट हैंडल जो पैटर्न बन रही है इसमें, जिसका टारगेट है, एक रफ मैं डायग्राम बना रहा हूँ यहाँ पे, 5 रुपये 4 रुपये ऊपर हो सकता है 10 के आसपास में। तो जो यहाँ से करंट का लेवल है वो 427 या 425 के आसपास में इसका आ रहा है करंट टारगेट। और हम लोग करंट मार्केट प्राइस अगर देखें तो 56% है, 57%। अगर हम लोग 57% 1 ईयर के लिए भी रख ले तो ये एक अच्छा खासा गेन माना जाता है, 57% इन 1 ईयर, जो इस कंपनी के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। स्मॉल कैप, सॉरी, मिड कैप कंपनी है, तो ये दिखा सकता है। थैंक्स, आज के लिए इतना ही, और होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। बहुत दिन के बाद मैं स्टार्ट कर रहा हूँ वीडियो बनाना, तो हो सकता है थोड़ा बोलने के ट्यून में और इतना खोल के मैं नहीं बोल पा रहा हूँ, और वीडियो वीडियो में भी इतना ठीक से मैं नहीं समझा पा रहा हूँ। होप समय के साथ ये ठीक हो जाएगा आने वाले फ्यू वीडियोज में। थैंक्स।